हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 किसका 10th की जो है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी की है उसका हम लोग जो है कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से क्या क्या इम्पैक्ट हुए उसके वर्ल्ड पे। ठीक है, देखो 1900 क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ जो एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर था E.T. पॉल, उसने प्रोड्यूस की एक म्यूज़िक बुक जिसका क्या नाम जिसमें थे पिक्चर्स ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ सेंचुरी। एज यू विल सी द इलस्ट्रेशन, ये देखो डॉन ऑफ सेंचुरी। ठीक है, और तुम देखोगे सेंटर ऑफ द पिक्चर में एक गॉडेस लाइक फिगर है। ये देखो गॉडेस लाइक फिगर है ना, एंड द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बेयरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी। शी इज जेंटली प्रिच्ड ऑन ए व्हील विद विंग्स एंड सिंबलाइजेस टाइम, एंड her flight is taking her into the future, floating about then behind her and the sign of progress, railway, camera, machines, printing press and factory। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो ग्लोरिफिकेशन जो है मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का, और इवन मोर मार्क्ड इन पिक्चर विच अपेयर्ड ऑन द पेज ऑफ ट्रेड ऑफ मैगजीन ओवर द 100 of years। तो इट शोज टू मैजिशियंस, द वन इज द at the top is Aladdin from the Orient, who built the beautiful palaces with his magic lamp, and the one over bottom is the modern mechanics। देखो ये देखो ये देखो डिफरेंट यहाँ गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, रेलवेज दिखाई गई हैं, कैमरा दिखाया गया है। तो ये क्या है? टूवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये इसमें दिखाने की कहीं ना कहीं से देखो, ये देखो यहाँ अलादीन है, तो यहाँ जो है टेक्नोलॉजिकल क्या है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ किस तरह। तो अलादीन इज शोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट एंड द पास्ट। अलादीन ईस्ट के बारे में बता रहा है और पास्ट के बारे में, और मैकेनिक्स जो है वो स्टैंड फॉर द वेस्ट और मॉडर्निटी। तो कितना क्लियर डिस्टिंक्शन किया जा रहा है। ये इमेज ऑफर कर रही हैं ट्राइम्ड अकाउंट जो मॉडर्न वर्ल्ड का है, कि विद इन दिस अकाउंट के मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो एसोसिएट किया जा रहा है एक रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन की तरफ, जहां मशीन्स, फैक्ट्रीज और रेलवेज हैं, स्टीम शिप्स हैं। तो हिस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो थोस बिकम सिंपली एक स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है ना, वो क्या बता रही है? एक कहानी डेवलपमेंट की, एक मॉडर्न एज जो सामने आई है, एक वंडरफुल टाइम जहां पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है। तो ये इमेज और एसोसिएशंस है ना, अब जो है ना वो एक पॉपुलर पार्ट ऑफ एक पॉपुलर इमेजिनेशन लोगों के दिमाग में बन गई है। ठीक है, डू यू सी, देखो ना, डू यू नॉट सी एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस और मॉडर्निटी? तुम नहीं देखते हो क्या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मॉडर्नाइजेशन का पार्ट नहीं देखते हो? डू यू नॉट थिंक दैट जो स्प्रेड ऑफ रेलवे है या फैक्ट्रीज है या कंस्ट्रक्शन जो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स की, स्काई स्केपर्स की है या ब्रिजेस की है, वो एक सोसाइटी का डेवलपमेंट है? क्या तुम देखते हो? हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड? अब कैसे बनी है? हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज? कैसे हम करेंगे, हम कैसे इन लोगों, इन आइडिया से जुड़ते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस है या हमेशा से ऐसे ही थी? कैन वी टुडे, हम लोग क्या आज भी ये चीज़ों को ग्लोरीफाई कर सके जो मैकेनाइजेशन हो रहा है सब कामों का? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज, व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट टू द पीपल? लोगों के लिए इसके क्या मायने इंडस्ट्रियलाइजेशन के? अब इन सारे क्वेश्चंस को ना हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री पे देखेंगे, फोकस करेंगे पहले ब्रिटेन पे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन बना, फिर इंडिया पे फोकस करेंगे, और वेयर द जहाँ पैटर्न इंडस्ट्रियल चेंज के आए हैं और उसके साथ कंडीशंस जो कॉलोनियल रूल की थी हमारे यहाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑल टू ऑफन हम लोग वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके साथ? जो फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम ग्रोथ के, और हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो किसकी? फैक्ट्री की प्रोडक्शन से एसोसिएट करते हैं। when we talk about इंडस्ट्रियल वर्क वी मीन के फैक्ट्री वर्कर। जब हम इंडस्ट्री के काम की बात करते हैं, क्या फैक्ट्री में कैसा काम हो रहा है? ठीक है, देखो हिस्ट्री जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो शुरू हुई है कहाँ से? पहली जब फैक्ट्री सेटअप की गई। द प्रॉब्लम विद सच आइडिया इज कि इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। मेनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी,
इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड सप्लाई होते थे। लेकिन इसको हम लोग हिस्टोरियंस ने अब इस फेज को क्या कहा है, एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि फर्स्ट या अर्लियर जो फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब अर्लियर फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे टाउन्स में इन यूरोप में, वो मूव करने लगे कंट्री साइड में, बिगेन मूविंग टू कंट्री साइड और सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स एंड आर्टिशन, और परस्यूड करने लगे कि प्रोड्यूस किया जाए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब एक्सपेंशन जब हुआ वर्ल्ड ट्रेड का और एक्विजिशन हुआ जब कॉलोनीज का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जब ब्रिटिश ने, इन लोगों ने, स्पेनिश ने, पोर्तुगीज ने जब कॉलोनीज सेटअप की, दूसरों लोगों को कॉलोनाइज किया, और डिमांड जो था वो गुड्स का जो है ग्रो होने लगा। अब क्योंकि मार्केट मिल गई थी, अब मर्चेंट जो थे वो एक्सपैंड नहीं कर सकते थे अपने प्रोडक्शंस इन टाउन्स में। दिस वॉज बिकॉज कि जो अर्बन क्राफ्ट है ना, और ट्रेड गिल्ड्स थी जो बनी हुई, ट्रेड यूनियंस हैं जैसे, वो पावरफुल थी। अब वहाँ एसोसिएशन थी प्रोड्यूसर की, जो ट्रेन क्राफ्ट पर्सन थे, जो मेंटेन करते थे कंट्रोल प्रोडक्शन के ऊपर कि इतना ही होगा, हम इतना बेचेंगे। मोनोपोली थी जहाँ पे, थी ना। अब ये रेगुलेट करते थे कंपटीशन, प्राइस रिस्ट्रिक्शन जो थी, नए लोगों को इंटर नहीं होने दे रहे थे इस ट्रेड में। रूलर्स ने इन्हें डिफरेंट गिल्ड जो मोनोपोलीज प्रोवाइड की हुई थी, राइट टू प्रोड्यूस ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि लोहे का सामान जो है, ठीक है, एरोज तुम बनाओगे, ठीक है, रेलवे इंजन्स के लिए अलग, सॉरी रेलवे इंजन्स तो बात की बात है, मतलब जैसे कॉटन के जो हैं काम, उसके लिए तो मोनोपोली ली हुई थी कुछ लोगों ने रूलर से कि हम ही बनाएंगे, किसी और को इजाज़त नहीं है। इस तरह से मोनोपोलिस थी। तो डिफिकल्ट बड़ा था कि जो नए लोग आ रहे हैं, नए बिजनेसमैन, नए मर्चेंट्स जो हैं, वो इस टाउन्स में जो अपनी बिजनेस सेटअप कर पाए। वो कहाँ गए, कंट्री साइड में, वो विलेजेस की तरफ शिफ्ट हुए, शहर से बाहर निकले। तो कंट्री साइड में जहाँ गरीब किसान और जो आर्टिशंस थे, जो काम करते, पोटरी शोटरी, ये जो मर्चेंट्स थे, वो उन मर्चेंट्स के साथ काम करने लगे। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, दिस वॉज अ टाइम जब ओपन फील्ड जो है वो डिसअपेयर हो रही थी, और कॉमन्स जो है, एक लोग जो है क्या, एक जगह शहर में, एक बंद दीवार में अंदर जो है, एक जगह जो है बसने शुरू हो गए थे, या कि जहाँ खेतों में घर बने हुए खुले, मतलब तो कॉटेजेस जो, और पूर जो पीजेंट्स थे हु हैड अर्लियर, जो डिपेंड करते थे कॉमन लैंड पे अपने सर्वाइवल के लिए, जो अपना फूड गैदर करते थे, बेरीज, वेजिटेबल्स, हेज, स्ट्रोज, जो इधर जंगलों से इकट्ठा करके एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम था। अब बहुत से ने, मेनी हैड टाइनी, छोटे छोटे प्लॉट थे लैंड के, विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। जो एक छोटा सा प्लॉट होता था घर का, कुछ एकड़ की, जो बीघा की ज़मीन है, अब वो सब घर वालों के लिए तो खाना नहीं कर सकते ना। तो जब मर्चेंट्स जो हैं इधर उधर से आए और इन्होंने इनको एडवांस में पैसा ऑफर किया कि ये चीज़ें हमारे लिए बनाओ, ये गुड्स हमारे लिए बनाओ, आप ये कपड़ा बनाओ, ये बुन के स्वेटर बनाओ, तो पीजेंट हाउस होल्ड थे, उन्होंने बड़ी जल्दी एग्री कर लिया कि ये तो अच्छी बात है, हमें एक अल्टरनेटिव और मिल गए। अब इन मर्चेंट्स के साथ काम करके वो कंट्री साइड में भी रह सकते थे और कंटिन्यू कर सकते थे अपनी जो छोटी सी ज़मीन है उस पर जो खेती बाड़ी भी, और इनकम जो थी, प्रोटो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी, जो सप्लीमेंट थे, उनसे जो है पैसा भी इनकम कर रहे थे फ्रॉम कल्टीवेशन। अब जो क्या हुआ, इनसे पैसा, जैसे इंडस्ट्री लाई, ये इंडस्ट्री छोटी छोटी जो सेटअप की मर्चेंट ने, यहाँ से पैसा ये बनाने लगे ना, तो एग्रीकल्चर जो है कल्टीवेशन श्रिंक होने लगा, क्योंकि इस जो एग्रीकल्चर पे को काम करने के बजाय ये यहाँ काम करके इन मर्चेंट के यहाँ पैसा उतना कमा रहे हैं, और बाकी फैमिली मेंबर को भी यहाँ लगा दे। तो इस सिस्टम में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुआ बिटवीन टाउन्स और कंट्री साइड के लोगों के बीच में, जो आसपास शहर के रहते थे। और मर्चेंट जो टाउन्स में बड़े बड़े में रहते थे, कस्बों में, वो वर्क करते थे, वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड वालों के साथ। अब मर्चेंट क्लोथर जो कपड़े बनाने वाले इंग्लैंड में थे, वो परचेज करते थे वूल या वूल स्टेपलर्स, और कैरी करते थे स्पिनर्स के पास, जो बुनने वाला या यॉन है ना, जो स्पन करता था सब्सिक्वेंट स्टेजेस में, वेवर्स, फुलर्स, और फिर डाई करते थे, कुछ पहले बुन रहे हैं, कुछ उनको जोड़ रहे हैं, फिर उनकी डाई कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेज है। तो फिनिश गुड जो है ना, जो फिनिशिंग है वो लंदन में होती थी बिफोर, जब फिर जो एक्सपोर्ट करने से पहले जो है, क्लॉथ को बेचने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में। तो लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज एक फिनिशिंग सेंटर बन गया, जहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट हुआ, कोई बुन रहा है, कोई कर रहा है, कोई डाई कर रहा है, फिर लास्ट में इसको फिनिश गुड प्रोड्यूस करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, इस जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वास्तव एक नेटवर्क था, एक कमर्शियल एक्सचेंज का, और ये कंट्रोल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा, और गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते थे वास्ट नंबर में प्रोड्यूसर के द्वारा, जो वर्क करते थे एक फैमिली फार्म्स में या फैक्ट्रीज में। और हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 20 या 25 वर्कर्स जो है, एक मर्चेंट ने जो है वो क्या है,
अपने काम में अपने साथ रखा हुआ था। दिस मेंट के जो क्लोथ है वो कंट्रोल किया जा रहा है, क्लोथर्स जो हैं वो जो कपड़ों वाले हैं वो हंड्रेड ऑफ वर्कर्स, एक एक कपड़े बेचने वाला जो है उसने जो है हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जो है वो क्या है अपने अंदर रखा हुआ है काम करने के लिए। यही सिस्टम है कि नहीं। अब कमिंग अप, जब फैक्ट्रीज शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, जो अर्लियर फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में वो आई 1730 में, बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी जब नंबर पहली तो 1730 में बन गई थी, लेकिन जो है फैक्ट्रीज का मल्टीप्लिकेशन मतलब जल्दी जल्दी कई कई फैक्ट्रीज हो गई, वो ज़्यादातर हुआ कब 18th सेंचुरी में, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में, मतलब 1780 85 समझ लो, 50 साल लगे। तो फर्स्ट सिंबल ऑफ जो न्यू एरा था वो था कॉटन। तो प्रोडक्शन जो है बूम हुई लेट 19th सेंचुरी में कॉटन की, और 1760 में जो ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। तो क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था दूसरी कॉलोनी से ऑल ओवर द वर्ल्ड से रॉ कॉटन, और यहाँ से जो है फिनिश्ड गुड जो है कर रहा था। इस इंक्रीज को लिंक किया गया नंबर ऑफ चेंजेस जो प्रोसेस हुआ प्रोडक्शन में। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दिस। एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुई 18th सेंचुरी में जिसने क्या किया, एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन की, जो है प्रोडक्शन मतलब करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दिया। जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग और स्पिनिंग और रोलिंग था, ये एनहेंस हुए आउटपुट। इससे क्या हुआ, जब मशीन आई तो इससे क्या हुआ, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी थी, जो दिन में एक कपड़ा बना सकता था वो 5 बना रहा है, और हर वर्कर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा। इसी से पॉसिबल हुआ कि प्रोडक्शन जो है स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न की। अब रिचर्ड जो है आर्कराइट था, उसने क्रिएट किया कॉटन मिल। टिल दिस टाइम यू हैव सीन कि क्लोथ्स प्रोडक्शन जो है वो स्प्रेड थी कंट्री साइड के लोगों में और कैरी आउट की जाती थी लोगों के घरों में, विलेजेस में। लेकिन अब क्या हुआ कि कॉस्टली नई मशीन्स जो हैं वो परचेज की गई और वो सेटअप की गई मेंटेन करने के लिए एक मिल, और इस मिल के अंदर जो है सारी प्रोसेसिंग होने लगी, और क्या ब्रॉट टुगेदर अंडर एक रूफ के अंदर अरेंजमेंट और मैनेजमेंट सारी होने लगी। इससे क्या हुआ, एक केयरफुल सुपरविजन प्रोडक्शन प्रोसेस पे हुआ कि किस तरह की क्वालिटी हो रही है, रेगुलेशन लेबर पे होने लगा, कितने घंटे काम करेगी, और विच हैड, वो पहले डिफिकल्ट था प्रोडक्शन में क्योंकि लोगों के घरों में काम होता था, वहाँ से कलेक्ट किया जाता था, लास्ट में उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता था, वो लोग बुनेंगे फिर उनसे कलेक्ट किया जाता था। तो 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज जो है वो बनने लगी, इंग्लिश लैंडस्केप्स पे जो है बन गई। अब सो विजिबल वाज के नए मिल्स जो हैं सो मैजिकल सीम्स टू बी पावर ऑफ नई टेक्नोलॉजी। अब और कंटेम्परराइजिंग वे डेजलिंग। अब दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन मिल्स एंड ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेन्स एंड वर्कशिप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। कंट्री साइड में प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, बट नाउ द मिल्स आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ। अब पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज देखो, हाउ कितना रैपिड था इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है फैक्ट्रीज का जो ग्रोथ हुआ उसका क्या मतलब है। फर्स्ट जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो क्लियरली कॉटन की थी और मेटल की, ठीक है। अब रैपिड पेस के साथ कॉटन जो है एक लीडिंग सेक्टर बन गया फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में अप टू 1840 क्लोथ्स जो है, और उसके बाद जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने लीड किया। एक्सपेंशन जब रेलवेज का हुआ इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 और जब कॉलोनीज में हुआ 1860s के बाद, तो डिमांड जो आयरन और स्टील की है वो रैपिडली इंक्रीज हुई, और बाई 1873 जो है ब्रिटेन जो है एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन 77 मिलियन पाउंड्स, डबल उसकी जो वैल्यू का जिससे कॉटन है, ठीक है। कॉटन 35-30 था। तो सेकंड के नई इंडस्ट्रीज जो है ना कुड इजिली बी डिस्प्लेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। देखो ना, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे उनको इजिली क्या है, उसको इजिली जो है रिप्लेस कर सकता था। और एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हो, लेस देन 20% जो है टोटल वर्क फोर्स तो है ना, लेस देन 20% जो वर्क फोर्स वो एम्प्लॉयड थी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर बन गया जहाँ लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था, नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स में, मतलब घरों में प्रोड्यूस किया जाता था। तीसरी बात, जो पेस ऑफ चेंज हुआ है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, वो वाज नॉट सीन बाई स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज कि स्टीम पावर्स की जो स्टीम इंजन से बनी पावर देकर जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसमें या फिर मेटल इंडस्ट्री में, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली, वो स्टैग्नेंट भी नहीं रही, वहाँ पे भी चेंज आया। सीमिंगली जो ऑर्डरली और सम इनोवेशंस, जो कुछ इनोवेशंस और कुछ ऑर्डिनरी से दिखने वाले और स्मॉल इनोवेशंस जो थे वो बेसिस थे ग्रोथ के। जो नॉन मैकेनिक सेक्टर्स है जैसे फूड प्रोसेसिंग है, बिल्डिंग है, पोट्री है, ग्लास है, यहाँ छोटे छोटे इनोवेशंस जो है ना उन्हें ऑर्डिनरली देखा गया, लेकिन उनकी जो है प्रोडक्शन जो है ना फर्नीचर्स में या इन चीज़ों में बड़ी इंप्लीमेंटेशन हुई।
फोर्थ क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज जो है ना वो स्लोली अकर हुआ है। ये ड्रामेटिकली कोई स्प्रेड नहीं हुआ ऑल थ्रू द इंडस्ट्री। नई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थी और मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बड़े ध्यान से इसका यूज़ कर रहे थे। मशीन्स अक्सर टूट जाती थी और रिपेयर इसकी और कॉस्टली थी। सो दे वर नॉट इफेक्टिवली एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर एज दे क्लेम। एक्चुअल में जो फैक्ट्री ओनर थे वो इन्वेंटर्स और क्या थे, मैन्युफैक्चरर नहीं थे, समझे। तो ये भी कॉस्टली थी, ये भी कोई एक दिन में लाके सारी मशीनें सब फैक्ट्रीज ने नहीं, ये बड़ी स्लो कंसिडर। और इन सारे केसेस को अगर हम स्टीम इंजन का केस देखें, जेम्स वॉट ने जो इंप्रूव किया स्टीम इंजन प्रोड्यूशन बाय न्यू कॉमन और पैटेंट किया न्यू इंजन को 1781 में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन, उसने मैन्युफैक्चर किए नए मॉडल, बट फॉर ईयर्स उसको कोई बायर ही नहीं मिल रहा था इस मशीन खरीदने के लिए। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में 321 स्टीम इंजन थे ऑल ओवर इंग्लैंड। ऑफ दीज 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 थे वूल इंडस्ट्री में, और रेस्ट जो थे माइनिंग और कैनाल वर्क में और आयरन वर्क में थे। तो स्टीम इंजन्स इतने भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए बाकी इंडस्ट्रीज में, बहुत बाद सेंचुरीज में, टिल मच लेटर इन द सेंचुरी हुआ है। सो इवन जो मोस्ट पावरफुल नई टेक्नोलॉजीज थी जिन्होंने प्रोडक्शन इन्हेंस की वो लेबर मैनफेल्ड थी और स्लो थी एक्सेप्टेड। वो जो नई टेक्नोलॉजी भी थी वो भी लेबर का उसमें बड़ा यूज़ हो रहा था और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ा स्लोली इनको एक्सेप्ट किया है। तो हिस्टोरियंस ने अब जो है वो हैज़ कम अप इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कि जो टिपिकल वर्कर्स थे मिड 19th सेंचुरी में वो नॉट ए मशीन, वो मशीन ऑपरेटर थोड़ी थे, उन्हें कहाँ से मशीनें चलानी आ गई हैं। वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन और लेबरर्स थे, ओवर दैट पीरियड वो ट्रेन हुए हैं। हैंड लेबर और स्टीम पावर, अब इसके बारे में देखते हैं। देखो जो विक्टोरियन ब्रिटेन था उसमें ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज थी और पूर पीजेंट्स और जो वैग्रेंट्स थे वो सिटी में आए लार्ज नंबर में जॉब की तलाश में ढूंढने के लिए गांव से, वेटिंग फॉर वर्क। एज यू विल नो कि देयर वर प्लेंटी ऑफ लेबर और वेजेस बहुत कम थी, क्योंकि लोग टूट के जब फैक्ट्रीज सेटअप हुई, जब सिटीज़ डेवलप हुई तो लोग विलेजेस से जो है सिटीज़ की तरफ आए। लेकिन अब सिटीज़ की तरफ इतने ज़्यादा लोग आए तो क्या हो गया, वेजेस कम हो गए क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा हो गई। सो दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स टू गेट रीड ऑफ ह्यूमन लेबर एज रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल। अब वो लोग जो है मशीन्स को भी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते और लेबर को हटा सकते, इसके लिए भी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने जो है, इंडस्ट्री में जो डिमांड, और एट द सेम टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो डिमांड होती थी लेबर की वो भी सीजनल होती थी। जैसे गैस वर्कर्स या बैरवरीज थे वो स्पेशली बिजी होते थे कोल्ड मंथ में, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। जब डिमांड है किसी चीज़ की, बुक बाइंडर और प्रिंटर्स और केटरिंग्स की जो है क्रिसमस के टाइम पे डिमांड होती थी, है ना, टू नीडेड टू एक्सट्रैक्ट के बिफोर दिसंबर जो क्रिसमस है फेस्टिवल सीजन के। वाटर फ्रंट्स पे जो है विंटर जो है एक टाइम था जहाँ शिप्स जो है वो रिपेयर होती थी। समर्स में तो शिप्स जो है वॉयज पे निकलती हैं ना, बिजनेसेस होती हैं। तो इन ऑल सच इंडस्ट्रीज जो थी जहाँ प्रोडक्शन जो थी वो फ्लक्चुएट करती थी सीजन्स के साथ। इंडस्ट्री यूजुअली जो है हैंड लेबरर को प्रेफर करती थी, एम्प्लॉय करती थी वर्कर्स को सीजन बेसिस पे। तो ऑफ सीजन में लेबर्स जो थी वो बिना एम्प्लॉयमेंट के थे। तो रेंज ऑफ प्रोडक्शन कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबरर। बहुत सारी प्रोडक्शन ऐसी भी है ना जहाँ सिर्फ हाथ से काम होते हैं। तो मशीन्स वेयर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग, मशीन्स वहाँ थी जहाँ एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्डाइज गुड जो है मास मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाए। कुछ चीज़ों में तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन चाहिए ना, तो कस्टमाइजेशन के लिए तो हैंड लेबरर चाहिए। और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा टाइम उन गुड्स की डिमांड होती है जहाँ इंट्रिक डिज़ाइन और कुछ स्पेसिफिक शेप्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो 500 वेराइटीज़ ऑफ ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में 500 वेराइटीज़ के जो है हैमर हुए थे, हथौड़े, और 45 किस्मों की एक्सेस मतलब कोल्हाड़ीज होती थी। जहाँ पे अब यहाँ पे तो ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है ना, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से तो एक किस्म की निकलेगी ना। और फिर ब्रिटेन में जो है अपर क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स थे और बुर्जुआस थे वो प्रेफर करते थे थिंग्स जो हाथ से बनी हो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। उन्हें सिंबलाइज किया जाता है एक रिफाइनमेंट और क्लास, और बेटर फिनिशिंग और इंडिविजुअली प्रोड्यूस होती है और केयरफुली डिज़ाइन की जाती है। मशीन के गुड्स जो है ना वो कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए रखे हुए थे। इन कंट्रीज जहाँ लेबर की शॉर्टेज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मशीन पावर को यूज़ करने के लिए बड़े लालच में होते हैं, क्योंकि सो दैट कि जो ह्यूमन लेबरर है उसकी कम ज़रूरत पड़े। और यही केस था 19th सेंचुरी में अमेरिका, ब्रिटेन, होएवर
हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड। देखो ये केस तो 19th सेंचुरी में अमेरिका और ब्रिटेन में था, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ह्यूमन हैंड को क्या करने की, एक्वायर करने की। अब हमने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिफरेंट फेजेस पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स। देखो जो अबेंडेंस है लेबर की, ठीक है, मार्केट में, वो इफेक्टिवली जो लाइफ ऑफ वर्कर, जितना अबेंडेंस लेबर का मार्केट में, जितने ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा जो है लाइफ एक वर्कर की अफेक्टेड होगी। एज जैसे ही न्यूज़ जो है पॉसिबल जॉब ट्रैवल की आती है फ्रॉम कंट्री साइड, जो 100 ऑफ ट्रियम्फ्स, जैसे जैसे जॉब्स की जो तलाश में लोग जो है ना सिटीज़ में जब डंप हुए ना, बहुत सारे लोग आगे, तो जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है जॉब की मिलने की, वो डिपेंड करती है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कशिप है, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है फ्रेंडशिप का या किन रिलेशनशिप का। मतलब जो गांव से लोग आए हैं जो सिटी में काम करने के लिए ना, अब क्या है सिटी में भी जो जॉब मिलेगी ना, वो डिपेंड करता है कि कोई उसका रिश्तेदार यहाँ सिटी में काम करता है, उसके कोई कनेक्शंस होंगे, कोई दोस्त के कनेक्शन होंगे, उस तरीके से। अगर आपके रिलेटिव या कोई दोस्त है फैक्ट्री में, तो तुम्हें जॉब मिलना जल्दी मिल सकती है, बट नॉट एवरीवन के। अब सबके पास तो ये सोशल कनेक्शंस नहीं थे। बहुत सारे जॉब कीपर्स को वीक्स तक जो है इंतज़ार करना था। बहुत सारे लोग ब्रिजेस के नीचे रात में सोते थे ठंड में। बहुत सारे लोग सफर्ड एंड डाइड, शेल्टर मिल नहीं रही। कुछ लोग नाइट रेफ्यूजीज में रहते थे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा सेटअप की गई थी, और बाकी जो है कैजुअल वार्ड्स में जो पूर लॉ अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन की थी। तो जो लंदन का कंडीशन था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ, वो बहुत बुरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम। अब सीजनैलिटी ऑफ वर्क भी है, सीजन्स में काम मिलेगा, बिना सीजन में नहीं मिलेगा, तो वो रिटर्न करते हैं कंट्री साइड में विंटर्स में। तो डिमांड जो लेबर की है रूरल एरिया में, वो ओपन अप इन प्लेसेस। बस जितने भी जॉब थे ना, ऑड जॉब्स, वो सब ये लोग देखते थे, और बहुत डिफिकल्ट होता था फाइंड करना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, जॉबलेस लोग बहुत थे। जब वेजेस इंक्रीज हुई समवट इन 19th सेंचुरी, बट बहुत कम थी, और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स बहुत बुरा था। जो उनका कोई प्रॉपर वेजेस नहीं था, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी। फॉर इंस्टेंस जब प्राइजेस राइज हुए शार्पली ड्यूरिंग ए नेपोलिक वॉर, तो रियल वैल्यू जो थी वो वर्कर की, वो बहुत नीचे गिर गई। सेम वेजेस कुड नाउ बाई फ्यूअर थिंग्स। वही वेज पे अब बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे भी जो वेजेस थोड़ी बढ़ की थी इन्फ्लेशन के टाइम पे। और बहुत लोगों को जो फियर भी था अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हॉस्टाइल जो इंट्रोडक्शन हुई नई टेक्नोलॉजिकल, जब स्पिनिंग जेनिंग इंक्रूज हुई, ठीक है, कि मशीन से स्पिनिंग होगी, तो बहुत लोगों का जॉब का भी डर था। नई मशीन से इंट्रोड्यूस हुई, तो वुलन इंडस्ट्री में वुमेन्स हुए सर्वाइव्ड, जो औरतें जो हैंड से, हाथ से जो वीविंग करती थी, स्पिनिंग करती थी, अब नई मशीन्स के साथ उनके डायरेक्ट उनके जॉब पे अटैक हुआ है। तो बहुत सारा कन्फ्लिक्ट भी राइज होता है इंट्रोडक्शन के साथ, जीनिंग के साथ, जो स्पिनिंग जेनिंग है। 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो है बहुत इंटेंसिफाई होगी सिटीज़ में। नई अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए मिली, रोड्स को चौड़ा करना था तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी, तो कंस्ट्रक्शन पे, रेलवे साइड पे भी, तो रेलवे लाइन में भी एक्सटेंड हुए, टनल्स खरीदने, ड्रेनेज, सुएर्स, इन चीज़ों के लिए जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो डबल हो गया 1840 के बाद, ठीक है। बट जो है ना उनकी लिविंग कंडीशन, उनके वेजेस, उनका कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, प्रॉपर लॉज नहीं बने थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में, देखो लेट अस मूव टू इंडिया और हम देखते हैं कैसे कॉलोनीज में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। देखो जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, देखो बिफोर द एज ऑफ जो है मशीन इंडस्ट्री, सिल्क कॉटन गुड्स जो थे ना, वो इंडिया में डोमिनेटेड, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा डोमिनेट करते थे। इंडिया के अरमानिया, पर्शियन मर्चेंडाइज जो है इंडिया में आते थे, पंजाब टू अफगान, पर्शिया टू सेंट्रल एशिया, बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल जो थे हमारे जो है वर्ल्ड फेमस थे। वेराइटीज़ ऑफ जो इंडियन मर्चेंट और बैंकर थे वो इन्वॉल्व थे इस नेटवर्क ऑफ, जहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, फाइनेंस करते थे प्रोडक्शन को, कैरी करते थे गुड्स और सप्लीमेंट एक्सपोर्ट, सप्लाई करते थे मर्चेंट्स को पोर्ट्स टाउन्स में। तो हमारा जो थे फाइन था, जो यूरोप में जाके लोग पहनते थे इंडिया का इतना फाइन कॉटन के कपड़े थे, वूल, है ना। बट 1750 के बाद ये नेटवर्क जो है कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट वो ब्रेक डाउन हो गया। यूरोपियन कंपनीज ने जो ग्रेजुअली पावर में जब गेन आए, उन्होंने पहले सिक्योर किए वेराइटीज़ ऑफ कंसेशन जो है लोकल जो कोर्ट से, उन्होंने इन ट्रेड पे जो मोनोपोली अपनी कर ली कि कोई और नहीं करेगा। जो रिजल्ट क्या हुआ, जो ओल्डर पोर्ट्स थे जैसे सूरत के और जो हुगली के थे, वो लोकल मर्चेंट्स जो ऑपरेट करते थे। अब जो है एक्सपोर्ट जो है वो ड्रामेटिकली गिर गया, क्योंकि जो है कॉलोनीज़, देखो ना कॉलोनीज़ ने क्या किया, पहले हम लोग क्या है फाइन फिनिश गुड्स जो है यहाँ ही बनाकर जो है एक्सपोर्ट करते थे, उसकी हमें वैल्यू ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉलोनीज़ ने क्या किया, मैं इसको आपको लोग शॉर्ट फॉर्म में सलाह देता हूँ ना। कॉलोनीज़ ने क्या किया,
कॉलोनीज़ ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, उसको कम वैल्यू में क्या किया कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में वहाँ पे फिनिश्ड गुड बनाकर और फिर जो है उसको यहाँ लाके डंप किया गया और यहाँ लोगों को बेचा गया। अब यहाँ के जो लोग हैं वो इस कंपटीशन के साथ तो मैच नहीं कर पाए ना, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में ये इंग्लैंड में मशीन्स थे, जो लोग हाथ से बुनते थे, वेव करते थे, उन लोगों की वैल्यू बिल्कुल गिर गई, उन लोगों को अब काम ही नहीं मिला, क्योंकि वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो 500 में एक चीज़ को बेचेंगे, और ये लोग जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल मशीन से जो है एक दिन में 500 कपड़े बन रहे हैं, वही एक वेवर जो है 10 दिन में एक बनाएगा, तो इसके 10 दिन का खर्चा तो इसको मिलना चाहिए ना, इसको 100 रुपया तो मिलना चाहिए 10 दिन का। ये यहीं 500 बना देंगे, ये 10 दिन में 5000 कपड़े बना देंगे, तो यहाँ लाके ये 20 रुपये में भी बेचेंगे तो भी इनकी इनकम उतनी होगी ना। तो ये लोग जो है कंप्लीटली जो है हमारा जो ट्रेडिशनल था, हमारे जो जो इंडियन था, वो कंप्लीटली कॉटन वुलन कुछ भी ले लो सब डिस्ट्रॉय हो गए, मर्चेंट्स और ये लोग जो है जॉबलेस हो गए, क्योंकि इन लोगों को अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इन चीज़ों से, कंप्लीट मोनोपली हो गई इन लोगों की कॉलोनीज़ की, इनको सस्ते में मिल गया, और आम पब्लिक भी जो है वो सस्ते में खरीदेगी, किसी से महंगा खरीदेगी, क्योंकि लोगों के पास भी तो उतनी विल पावर, उतनी पावर भी तो होनी चाहिए खरीदने की, पैसा भी तो उतना होना चाहिए। तो फिर ये जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो आर्टिशंस थे, जो पोटर्स थे, वो सारे के जो है अब ये जो है अब जॉबलेस हो गए। अब लोग जो है ये यूरोप्स के जो है ये कोई टी प्लांटेशन में काम कर रहा है, कोई लेबर में काम कर रहा है, कोई माइंस में काम कर रहा है, कोई रेलवेज में काम कर रहा है। तो हमारा जो है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि कॉलोनलाइजेशन में जो ना मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ये देखो ये जो हमारा जो है कॉलोनीज़ की वजह से जो है, कॉलोनीज़ की वजह से जो कॉलोनी सेटअप की ब्रिटिश ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट किया, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन गया, और इन टर्न हम लोगों को जो है एक फिनिश्ड गुड, एक कंज्यूमर मार्केट बनाकर, ठीक है, हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया रहा, और हमारा जो है रूलराइजेशन हुआ, ठीक है, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ रूलराइजेशन हो रहा है। हम लोगों को उनके 2 साल के जो है 200 साल की जो है उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो यूरोपियन का रूल था इंडिया में, हम लोगों को 2000 साल पीछे ले गया, समझे। अब फैक्ट्रीज कब फैक्ट्रीज कम अप हुई, देखो तो जो फर्स्ट का जो मिल फैक्ट्री थी वो 1854 में आई, और उसकी प्रोडक्शन दो साल बाद शुरू 1862 में 4 नई मिल फैक्ट्रीज जो थी वो वर्क कर रही थी, जिसमें 94,000 स्पिंडल थे और 2150 लूम्स थे। और अराउंड द सेम टाइम जूट मिल भी आई बंगाल में, फर्स्ट बिगेन इन 1855, और अनदर वन जो है 7 साल बाद 1862 में। फिर नॉर्थ इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट सेटअप हुआ है। जो अर्लियर एंटरप्रेन्योर थे, जैसे जो हिस्ट्री जो है बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स की ना, वो कहाँ जाती है, ट्रेड गोज बैक विद चाइना, पर लेट 18 सेंचुरी तक, एज यू रीड इन द बुक स्लाइड से, जो ब्रिटिश इंडिया में था वो बिगेन, वो ओपियम जो है चाइना को एक्सपोर्ट करने लगा, और टुक क्या चाय लेता था चाइना से और वो इंग्लैंड भेजता था। बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो जूनियर प्लेयर्स बन गए इस ट्रेड में, और प्रोवाइड करने लगे फाइनेंसिस, प्रोक्योर करने के लिए सप्लाई, शिप कंसाइनमेंट, और इन्होंने क्या किया, हैव अर्नड थ्रू, इस ट्रेड के थ्रू इन्होंने पैसा कमाया। और कुछ बिजनेसमैन्स का ये विजन भी था कि हम डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज जो है इंडिया में सेटअप करेंगे। जैसे बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने ट्रेड चाइना के साथ करके इतनी फॉर्च्यून बनाई। फिर उन्होंने जो है बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है 1830 और 40 में सेट हुई। टैगोर के एंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद अदर्स। जो वाइडर जो बिजनेस क्राइसिस हुआ था 1840 में, उसके दौरान उनकी जो है बहुत सारी संपत्ति चलेगी। तो इस तरह से जैसे बम्बे में पारसीज थे, जैसे दिनशा पेटेट थे, या फिर जमशेद जी थे, है ना, जमशेद जी, है ना, टाटा, जिसने ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया इंडिया में, एक्यूमुलेटेड जो इनिशियल वेल्थ थी वो एक्सपोर्ट, चाइना के साथ एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया हुआ था। तो इस तरह से कैपिटल जो एक्यूमुलेट हुआ थ्रू अर्लियर ट्रेड विद चाइना, फिर उसके बाद इन्होंने जो है इंडियन एज कॉलोनियल कंट्रोल जैसे इंडिया पे टाइटन किया, तो इंडिया का ट्रेड भी टाइटन हुआ। जो स्पेस विद इन इंडियन मर्चेंटाइज कुड बी फंक्शन बिकेम इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देती, इन पर बहुत ज़्यादा क्या था, दबाव था, बहुत सारे कंट्रोल्स थे, बहुत सारे जो ट्रेड बैरियर्स भी थे कि हम बाहर वाले मुल्कों के साथ, टिल दे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, यूरोपियन मैनेजेस एजेंसीज इनफैक्ट कंट्रोल करते थे लार्ज सेक्शुअल इंडियन इंडस्ट्रीज को। 3 जो बिगेस्ट थे, जैसे ब्रैड हिगलर एंड को, एंड्रू यूल और जार्डिन स्किनकर एंड को, ये एजेंसीज जो है ये मोबिलाइज करती थी, कैपिटल सेटअप करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और मैनेज करती थी उनको। इन मोस्ट इंस्टेंट जो इंडिया का फाइनेंसर्स थे वो जो प्रोवाइडेड द कैपिटल, वाइल दी जो यूरोपियन एजेंसीज थी वो सारा इन्वेस्टमेंट करते थे और बिजनेस डिसीजन लेते थे।
जो इंडियन मर्चेंट, जो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्री थी ना, हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इंडियन बिजनेस की अब उनको अलाउ भी नहीं था ज्वाइन करना। वेयर डिड दी वर्कर्स कम फ्रॉम? अब वर्कर्स की तो देखो एक्सपेंशन जब फैक्ट्रीज का हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, बाउंड जो देर वॉज 5,84,000 वर्कर थे इंडियन फैक्ट्रीज में। बाई 1946 ये कितने हो गए? 2 लाख से ऊपर चले गए थे, 24 लाख सॉरी। ये कहाँ से आए? अब कहाँ से आए? देखो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है ख़राब किया था। क्या क्या ख़राब किया था? देखो एक मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रियलाइज जो रूरलाइजेशन हुआ ना, उससे जो है लार्ज स्केल जो है लेबर जो है वो मार्केट में थी, क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो काम करने के तरीके थे वो तो पूरी तरह ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे ना, तो वहाँ से जो है लेबर हुआ। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में जो है ओवर द ईयर्स जो है वो ग्रो किया है, नो डाउट। मार्केट, हमारे पास मार्केट तो ऑलरेडी थी, ठीक है, हम लोगों को अपना प्रोडक्शन करना था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई इंडिया में, बट पोस्ट इंडिपेंडेंट या जो 20th सेंचुरी में जो जितना हुआ वो उससे पहले नहीं हुआ। इंडियंस जो है, इंडियंस ने इंडस्ट्री स्टार्टअप कर दी, आहिस्ता आहिस्ता जो सेटअप करनी शुरू की ड्यूरिंग जो है रेल के जो है, ख़ासकर जो पिक्यूलर टाइम था वर्ल्ड वार फर्स्ट था और सेकंड, इनके दौरान जो है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है डिसरप्शन हो चुका था ना, सप्लाई चेन जो है वो क्या है, सप्लाई चेन ब्रिटिश का जो है और उनकी कॉलोनी के साथ, इंडिया के साथ जो है वो क्या कट ऑफ हो चुका था। तो इनको जो है उस टाइम पे जो है यहाँ पे की जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी उनको जो है बहुत सारे कंसेशन दिए गए कि आप लोग जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करो ताकि हम अपनी डिमांड्स को मीट कर पाएँ इंडिया में और उनकी कॉलोनीज़ में। तो तब जो है कॉलोनीज़ में वो भी यूरोपियन जो ब्रिटिश है उनकी मजबूरी की वजह से जो है इंडस्ट्रीज जो है यहाँ की थोड़ी फ्लोरिश हुई, वरना देर वर नंबर ऑफ जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है इस पे कंटिन्यू थी। ठीक है, ओके, इतने रखते हैं आज, नेक्स्ट मिलते हैं।